तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस अलिक्स इंस्टीट्यूट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो केपलर लॉ के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के जो टॉपिक्स है वो हमने अपलोड कर दिए है। वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो जाके आप देख लेना। केपलर्स लॉ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो केपलर्स लॉ होता है, ये जो प्लैनेट की मोशन हो, पोजीशन हो, ये आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से स्टडी की जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। मगर तब तो किसी भी तरह का टेलीस्कोप मौजूद नहीं था। तब जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था तो वो नेकेड आइज से किया जा रहा था। और जो प्लैनेट की जो मोशन की स्टडी को बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? प्लैनेटरी मोशन। इस प्लैनेटरी मोशन का जो ऑब्जर्वेशन था एस्ट्रोनॉमर ने किया था। और प्लैनेट की मोशन को जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो प्लैनेटरी मोशन के बारे में ऑल ऑब्जर्वेशन या प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्व किसने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर ने इसकी स्टडी की, मगर एस्ट्रोनॉमर बाय एंशिएंट ऑफ टाइम बहुत ही सालों से इसकी स्टडी की जा रही थी। मगर जब तक गैलीलियो नहीं आए थे, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज नहीं की थी, तब जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था प्लैनेट्स का वो कैसे किया जा रहा था? नेकेड आइज से। तो हम वो भी पॉइंट यहां लिख देते हैं। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे किया जा रहा था? नेकेड आइज से, यानी कि खुली आंख से। नेकेड आइज से बिफोर गैलीलियो। क्या लिखेंगे हम? बिफोर गैलीलियो। जब तक गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज नहीं की थी, बिफोर गैलीलियो, तो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे किया जा रहा था? नेकेड आइज से। मगर जैसे ही हमको टेलीस्कोप मिला तब हमारे हीरो की एंट्री होती है, वो है जोहानस केपलर। उसको क्या बोलते हैं? योहानस केपलर। और उन्होंने क्या किया? हमको प्लैनेट की मोशन के बारे में और उसकी पोजीशन के बारे में हमको बताया, और उसी को हम केपलर्स लॉ समझ के पढ़ते हैं। तो प्लैनेट की पोजीशन हो या उसकी मोशन हो, उस प्लैनेट की पोजीशन एंड मोशन के बारे में हमको किसने बताया? योहानस केपलर। ओके, ये जो इसको स्पेलिंग इसके जे से शुरू हो रही है, मगर उसको क्या पढ़ना है? योहानस केपलर। तो इस योहानस केपलर ने हमको कौन से 3 लॉ दिए वो हम आप देख लेते। तो इस केपलर लॉ पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा। वो कंसेप्ट है इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। तो देखो, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा कोन है। कोन तो आपने देखा होगा। ये जो कोन है, इस कोन का जो यहाँ का जो ये पार्ट्स है, ऐसे हमने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया? ऐसे कट किया। तो यहाँ का जो ऐसे शेप बनता है, उसी शेप को क्या करते हैं हम? ऐसे साइड में ड्रॉ किया। देखो, ऐसे साइड में ड्रॉ कर दिया। और ये जो शेप बन रहा है, इस शेप को बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। इसको क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। ओके, ये क्या है? हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को क्या किया हमने? इस ऐसे 2 लाइन यहां ड्रॉ कर दी, और इस 2 लाइन ड्रॉ करने पे हमको यहां एक फोकस मिलेगा, यहां एक फोकस पॉइंट मिलेगा। इस फोकस पॉइंट को हम F1 बोलेंगे, और यहां एक फोकस पॉइंट मिलेगा, उस फोकस पॉइंट को क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटर ऐसे सर्कल होता तो सर्कल में क्या होता? एक ही सेंटर होता। मगर ये जो इलिप्टिकल शेप है, इस इलिप्टिकल शेप में क्या होते? 2 सेंटर होते, 2 फोकस होते। ओके, तो इट हैज, यहां लिख देते हम, इट हैज 2 फोकल पॉइंट। अगर एक होता तो हम उसको क्या बोलते? फोकस बोलते। मगर यह क्या है? 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे? उसको फोकाई बोलेंगे। एक फोकाई F1, दूसरी फोकाई F2। ओके, तो अब देख लेते हैं हम केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में। तो अगर आपने इसको पॉज करके नोट कर लेना है सारी बातें आपको, तो हेडिंग लगाई जाए केपलर फर्स्ट लॉ। ओके,
केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है, तो देखो जरा, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये क्या है, प्लैनेट्स की ऑर्बिट है, और यहां सपोज दैट मान लो कि ऐसे यहां प्लैनेट है, यहां एक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट क्या कर रहा है, ऐसे सन के अराउंड घूम रहा है, मगर हमको क्या पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में कितने फोकस होते हैं, कितनी फोकाई होती है, 2 फोकाई होती है, और सन क्या होगा, उसी किसी में से एक होगा। ये क्या है, ऑर्बिट है, ये किसकी ऑर्बिट है, प्लैनेट की ऑर्बिट है, और यहां से 2 फोकस हो सकते हैं, और उस दोनों फोकाई में से एक किसी फोकाई पे क्या होगा, सन होगा। ये क्या है, सन है। तो यह जो सन की जो पोजीशन है हम यस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, सन की पोजीशन किससे इंडिकेट करेंगे, हम यस से इंडिकेट करेंगे। तो यही है केपलर फर्स्ट लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ को हम लिख देते हैं, देखो जरा क्या है, ये प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो कैसी है, इस शेप को हमने क्या बोला है, इलिप्ट बोला है ना, इलिप्टिकल शेप है। तो हम यहां लिख दे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट कैसी है प्लैनेट की, इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट्स इलिप्स विद, एंड सन क्या है उसकी किसी एक फोकाई पे, एंड इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, या इसको फोसाई बोलते हैं। ओके, ये हो गया केपलर फर्स्ट लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ में ये जो यस होता है, ये क्या इंडिकेट्स कर रहा है, पोजीशन ऑफ द सन। तो वो भी हम पॉइंट लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ सन इंडिकेट्स, किससे इंडिकेट्स हो रही है, इंडिकेट्स बाय यस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट हेडिंग लगाई जाए केपलर सेकंड लॉ। ओके, मिटा दे इसको, 1 2 3 मिटा रहे। तो क्या बोलता है कि, तो देखो केपलर सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे, ये सपोज दैट मान लो कि ऐसा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस फोकाई पे क्या है, सन है, यह क्या है, सन है। और देखो यहां जब ये जो केपलर सेकंड लॉ में क्या हमको बोला केपलर ने, कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ क्या है, प्लैनेट है, इस प्लैनेट की ये पोजीशन ए है, और ये प्लैनेट्स ऐसे घूमते 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 क्या आ गया, यहाँ बी पॉइंट तक आ गया, और यहां से ए और बी पॉइंट में उसकी जो स्पीड मेजर की, उसकी जो वेलोसिटी मेजर की, वो बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही वो प्लैनेट यहां तक आ गया, सपोज दैट मान लो कि इस पोजीशन में सी आ गया, और सी से डी जाने में उतना ही समय लगा, सपोज दैट मान लो कि यहां से यहां तक जाने में उस प्लैनेट्स को कितना, 1 मंथ लग गया। ओके, 1 मंथ में क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, मगर अगले 1 मंथ में उस प्लैनेट्स ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया। क्यों, क्योंकि उसको इतना ही एरिया कवर करना था। इससे एक कंक्लूजन बात होती है कि प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन एट कांस्टेंट स्पीड, या कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दो उसको, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करते। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रहे, तो इसकी स्पीड यहां नजदीक होने पे ज्यादा हो रही है, और सन से दूर जाने पे क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो उसी पॉइंट्स को हम लिख देते हैं, देखो जरा क्या लिखेंगे हम, द planets do not revolve around the sun at कांस्टेंट स्पीड। यह कांस्टेंट स्पीड से ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहे हैं। जब वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब वो सन के नजदीक होते, और वो उसकी स्पीड कम हो जाती है जैसे वो सन के दूर जाते हैं, तो स्पीड फास्टर हो जाती है। स्पीड क्या हो रही है, फास्टर हो रही है। फास्टर कब हो रही है, जब प्लैनेट्स कहाँ हो, नियर द सन, प्लैनेट्स
नियर द सन, नियर द सन, और उस स्पीड कम हो रही है। कब स्पीड कम हो रही है? जब वो प्लैनेट स्पीड स्लोअर हो रही है, कम हो रही है जब वो फर्दर द सन हो जाए। प्लैनेट्स फर्दर द सन, जैसे ही वो प्लैनेट्स सन के दूर चला जाए तब उसकी क्या हो रही है? स्पीड स्लो हो रही है। और जैसे ही वो प्लैनेट की स्पीड बढ़ जा रही है, कब? जब प्लैनेट्स नियर द सन हो। ओके, अब चलिए मान लेते हैं कि ये सन और इस प्लैनेट्स को ज्वाइन करने वाली एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ऐसे स्वीप्स करेगी, इतना स्वीप्स करते करते यहां आ गई, यानी कि उसने कितना एरिया कवर किया? सपोज दैट मान लो कि ए एरिया है A1। ओके, और फिर से एक बार इस प्लैनेट सी की पोजीशन और यह सन को हमने ड्रॉ कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और जैसे ही ये वाला प्लैनेट्स आगे स्वीप्स करेगा तो उसने क्या किया? इतना एरिया कवर किया, इस एरिया को बोलते हैं हम A2। और केपलर ने हमको बोला कि ये जो एरिया A1 होता है और ये एरिया A2 होता है, ये सेम होता है। ओके, और यहां से यहां तक जाने में उस प्लैनेट्स को कितना समय लगा? 1 ही महीना लगा। और यह सी से डी में जाने में कितना समय लगा? 1 ही मंथ लगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो लाइन होती है ज्वाइन करने वाली प्लैनेट्स एंड सन को, वो स्वीप्स कर रही है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यही है थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो यहां लिख देते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ केपलर। ये जो द लाइन ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन कर रही है? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट्स एंड सन। और वो लाइन क्या हो रही है? स्वीप्स हो रही है, ऐसे देखो स्वीप्स हो रही है। तो द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट्स एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस लॉ के हिसाब से अगर इस प्लैनेट्स को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम रखना है तो वहां ऑटोमेटिकली उसको स्पीड क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो इस एरिया को हम लिख देते हैं कि एरियाज A1 एंड इक्वल है एरिया A2। ये दोनों एरिया कैसे हुए? इक्वल होते हैं। तो इसी को बोलते हैं केपलर सेकंड लॉ। अब देख लेते हैं हम केपलर थर्ड लॉ क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में यह सन है। सन की पोजीशन हम यस से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ क्या है? मान लो कि ऐसे प्लैनेट है। तो यहाँ देखो, सपोज दैट मान लो कि इस प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लगा T। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड कितना लगा? टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम किससे इंडिकेट करेंगे? T से इंडिकेट करेंगे। अब एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना समय लगा? T लगा। मगर इस ऑर्बिट और प्लैनेट के बीच का जो मेन डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस कुछ अलग होगा, बहुत ज्यादा है। अगर प्लैनेट्स घूमते घूमते यहां आ गया और यहां से प्लैनेट्स और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? फिर से चेंज हो गया। अगर प्लैनेट्स मोशन करते करते अगर यहां आ गया तो फिर से एक बार इस प्लैनेट्स और सन के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। मगर ये डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तब हम इसको क्या मानेंगे? एक एवरेज डिस्टेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? एक एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस इस दोस्तों यहां हम लिखेंगे कैपिटल R से। कैपिटल R माने क्या है? मीन डिस्टेंस है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट्स एंड सन के बीच का। अगर यहां हम रेडियस नहीं लेंगे, रेडियस का मतलब क्या होता है? हर जगह हर पॉइंट पे हर सरकमफरेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस सेम होता है। मगर यहां तो डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या माना? एवरेज डिस्टेंस R। तो अब हम इसको और हमने केपलर ने हमको ये बताया कि यह जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड का और इस मीन डिस्टेंस का, ये टाइम का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मीन डिस्टेंस के क्यूब को। इसी को बोलते हैं केपलर थर्ड लॉ।
और इस केपलर थर्ड लॉ को, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या लिखते थे, कुछ वर्ड्स में लिखते थे। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा, ये क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, और इसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, इस टाइम पीरियड का, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन। क्या हो रहा है, यहाँ रिवॉल्व हो रहा है प्लैनेट्स, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन, किसके अराउंड, सन के अराउंड द सन। और इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब हो रहा है, मीन डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, किसका मीन डिस्टेंस, क्या, प्लैनेट्स टू सन, मीन डिस्टेंस टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। तो ये है केपलर थर्ड लॉ। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स बनाना है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट्स। ओके, क्लियर है। अभी ये इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। फिजिक्स में एक रूल्स होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगा देना है। तो स्क्वायर ऑफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया, इक्वल टू साइन लगाया, कोई कांस्टेंट लगा दिया, और ये एज इट इज। ओके, अब यहां देखो, ये जो आर का क्यूब है वो क्या है, इसके मल्टीप्लीकेशन में यह आ जाएगा तो डिवाइडेड में चला जाएगा। तो टाइम का जो स्क्वायर है यहां नीचे आ गया तो आर का क्यूब हो गया, और ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यही है केपलर थर्ड लॉ। और यहाँ इसमें क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है टाइम पीरियड के क्यूब का और मीन डिस्टेंस, टाइम पीरियड के स्क्वायर का और मीन डिस्टेंस के क्यूब का, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही है केपलर थर्ड लॉ। जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ इसी टॉपिक्स को हम देते हैं फुल स्टॉप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।